जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है क्विज मास्टर चैनल पे। साथियों, आज हम लोग CISF ASI हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर आया था। सिर्फ हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों को सानेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप लोग यकीन मानिए, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके के साथ ये क्लास रहने वाली है। अगर आप लोग आज इस क्लास को करते हो पूरी तरीके से, तो आप देखना बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और इसमें बहुत सारी प्यारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चलो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में ये तो आपको पता चलेगा ही कि पेपर कैसा आया था, इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीजों को। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाता है वो आंसर डी हो जाता है। इतनी देर में अगर आपको आंसर पता होगा तो आप इतनी देर में उत्तर दे देंगे, नहीं पता होगा तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहने का भाव सीधा है कि आपका क्वेश्चन आ गया और इसका मतलब ऑप्शन देखते आपका आंसर आना चाहिए। सोचा तो समझ लो समय खराब होगा। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, आप सभी लोग जानते हो कौन सी समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है कब जुड़े थे, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे तो मूल में कितने थे मौलिक कर्तव्य? मूल में मौलिक कर्तव्य मात्र 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया। तो ये जो 11वां जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया? 11वां 86th कॉन्स्टिट्यूशन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है ये 11वां मौलिक अधिकार बनाया गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी बनाया गया, शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट भी बनाया गया और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य बनाया गया। तो आपसे पूछ दे आप कितने हैं, तो 11 है। तो देखिए, संविधान के भाग 4 क्लॉज ए में, अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में, संविधान के भाग 4 क्लॉज ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 थे, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़ा गया, 10 थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो गए। 11वां कौन सा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, पूरा बता दिया। अब देखिए, इसी से संबंधित आपके और कितने प्रश्न बन सकते हैं जान दें। आप सभी लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो आप सभी के आगे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके अनुच्छेद से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रहे, इस पूरे क्लास की PDF एकदम आपको फ्री मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्विज मास्टर का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। क्विज मास्टर का आप लोग क्या कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लोगे ना, तो वहां पर इन दोनों जगह पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। तो आप सभी लोग आराम से इसकी PDF ज्वाइन कर लो। चलिए, इसकी और क्या क्या अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आप सभी लोग जानते हो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक क्या है, तो यहां पर मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये संविधान के भाग 3 में है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से आपके मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, या आपको पेपर में दिख सकता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो उसका भी मतलब यही है, उसका भी मतलब क्या है, यही लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, तो अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, या आप कह लो स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, वही अनुच्छेद 21A आ गया,
शिक्षा का अधिकार, तो इसको अनुच्छेद 21A है तो इसको बाद में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अब ये किस में आता है? तो ये संविधान के भाग 4 में आता है। संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसमें से आपके दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 40 और 44 हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अनुच्छेद 51। तो ये 3 अनुच्छेद आपके डीपीएसपी में याद रखने बहुत जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ये किसमें? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा देना और उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 51 में है। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन। ये 3 चीजें इसमें है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य, तो पढ़ ही चुके हो। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां, किसमें? क्षमादान करने की शक्तियां राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 76 में लिखा गया है भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होगा? तो ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। क्या होगा? सर्वोच्च कानून अधिकारी। ये भी बात आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में है। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति को सारी जानकारी दें, यह अनुच्छेद 78 में लिखा गया है। अनुच्छेद 110 इंपॉर्टेंट है, धन विधेयकों की परिभाषा, मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। आप सभी लोग जानते हो धन विधेयक, मनी बिल, ये सब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा से ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अगर 14 डेज तक इस पर कोई जवाबदेही नहीं करती है तो लोकसभा में, जैसे राज्यसभा में भेजा गया था लोकसभा की तरफ से, अगर 14 दिनों तक राज्यसभा इस पर कोई कार्यवाही करती नहीं, कोई जवाब नहीं देती है, तो जैसा लोकसभा में आया था वैसा ही ये लागू कर दिया जाएगा। ये धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 123 में क्या है? इसमें जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश। क्या होता है? निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश, ये होता है अध्यादेश। निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश। अगर ये कब जारी किया जाता है? संसद का 17वां है। संसद का क्या है? 17वां है। यह संसद जो है कि उस समय बंद है, देश में आपातकाल की स्थिति है, कि इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति कोई भी कानून लागू कर सकते हैं। और ये अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहेगा? तो मात्र 6 महीने के लिए लागू रहेगा। उसके बाद में कानून समान रूप से बनाया जाएगा, अगर सही होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं। और यही प्रावधान अनुच्छेद 213 में मुख्यमंत्री को दिया गया, राज्यपाल को दिया गया है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, किसको? राज्यपाल को। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाएगी। और शपथ कौन दिलाएंगे? तो जिस राज्य के वो राज्यपाल चुने जाएंगे उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कहा गया है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये आया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आता है? ये जो तीनों सूचियां हैं ये 7वीं अनुसूची में आती हैं। कितनी? 7वीं अनुसूची में। शक्तियों का बंटवारा जो इन्हीं तीनों सूचियों के आधार पे होता है। एक राज्य सूची होती है, एक आपकी संघ सूची और एक समवर्ती सूची होती है। एक राज्य सूची, संघ सूची, एक समवर्ती सूची। जो राज्य सूची होती है इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है, संघ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, और समवर्ती सूची इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है। ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन टकराव की स्थिति में कानून जो है, टकराव की स्थिति में कानून केंद्र का लागू होगा। किसका लागू होगा? केंद्र का। अब रक्षा पर कोई भी कानून बनाएगी केंद्र बनाएगी, रेलवे पर कोई भी कानून बनाएगी केंद्र बनाएगी, रेल मंत्री आप जानते हो। आरबीआई पर कोई भी कानून बनाएगी केंद्र बनाएगी। स्थानीय शासन, इस प्रश्न का आंसर सी हो जाता है। यह जो है आपका कह रहा संघ सूची में शामिल नहीं है, तो यह शामिल नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? 1947, 1950, 1951 या फिर 1966? तो ये स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। आगे, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है?
पंचतंत्र, कालिदास, बाण भट्ट, विष्णु शर्मा या तुलसीदास। तो पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बाण भट्ट जो थे ये क्या थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखा है। कालिदास 4 व 5वें ईसा पूर्व के पूर्व विद्वान थे। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और इनकी फेमस रचना मेघदूतम कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है? मेघदूतम। और पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसको याद रखना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट, मीराबाई, जयदेव या कालिदास। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा। 12वीं शताब्दी के दौरान जयदेव एक संस्कृत कवि थे। आगे देखिएगा, जयदेव की उनकी महाकविता गीत गोविंद के लिए जाना जाता है। ये जो कविता है ये गोपियों पर भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को केंद्रित करती है। जो भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार था उसके बारे में यहाँ पर इस गीत गोविंद के में बताया जाता है। जयदेव इसके लिए बहुत फेमस हो गए थे, इसलिए इनकी रचना भी बहुत फेमस हो गई थी। इम्फाल किस भारतीय आंसर आ गया। इस इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। ये सब क्वेश्चन आपके CISF ASI 2019 में पूछे गए हैं। कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो देखो भाई 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने उपनिषद? 111। जैसे आपसे पूछ दे कि वेद कितने हैं, तो वेद आप सभी लोग जानते हो 4। सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद और आपके हो जाएंगे, और एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे आखिरी वाला वेद है। वेद के बाद अगर आपसे पूछे पुराण कितने हैं? पुराण, तो पुराण जो है आपके वो 18 पुराण हैं। ठीक है। उपनिषद कितने हैं? तो वही अब बात अभी आपके सामने, उपनिषद 108 हैं। इसमें 11 मुख्य उपनिषद हैं। इसके अलावा सूक्त कितने हैं? तो सूक्त इसमें 1028 है। वेदांग 6। वेदों को सही ढंग से जानने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या वीडी सावरकर? ये है सुभाष चंद्र बोस का। ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नारे देखो। जय जवान जय किसान, इस नारे को दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। पूर्ण स्वराज, इस नारे को दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। ये तो हो गया। साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ महत्वपूर्ण नारे हो जाते हैं। अभी देखना यही वाला नारा सेम अगले प्रश्न में पूछा भी गया है। ये देखो, अब ये देखो पूछा गया कि नहीं, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया है? तो अभी आपने पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री ने। अभी आपने बिल्कुल पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे को दिया है। आगे कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना। जम्मू और कश्मीर का मुख्य लोक नृत्य क्या है? रऊफ, बिछुआ, जाट जातिन, हुतारी। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का मुख्य लोक नृत्य रऊफ। कौन सा हो जाएगा? रऊफ। रऊफ है कूद दांडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखिएगा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उत्तराध्यायन सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एक पेपर नहीं है। CISF 2019 में जितने भी प्रश्न आए वो सारे प्रश्न करंट को छोड़ करके सारे प्रश्न ऑल प्रश्न हैं। जीके के सभी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि 25 प्रश्न है, सारे। ठीक है, 50 के करीब में या शायद 45 के करीब में होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका जैन धर्म का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उत्तराध्यायन सूत्र नामक पुस्तक जैन धर्म हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का अंतिम नवाब था? तो हैदराबाद का अंतिम नवाब था मीर उस्मान अली खान। कौन था? मीर उस्मान अली खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बता देना सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय थी सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली थी एनी बेसेंट। सन 1985 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? सॉरी, क्षमा चाहूंगा, 1885। इसकी स्थापना सन 1885 में की गई थी।
A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसकी स्थापना के बाद जो अध्यक्ष बने थे पहले, वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद में ये स्थापना जो है ये कहाँ पे इसकी अध्यक्षता मतलब अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में, वर्तमान मुंबई। और दूसरा जो हुआ था, याद रखना, कलकत्ता, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कलकत्ता। अध्यक्ष कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी, सन 1886 में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम कुछ हम लोगों को पढ़ना है। जैसे भारत में प्रथम महिला इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री मतलब इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल 12वें नंबर की थी। और देखिएगा भारत में पहली भारतीय महिलाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत में पहली भारतीय वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी। भारत में पहली महिला IPS किरण बेदी हो जाएंगी। भारत में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत में पहले राष्ट्रीय, ये तो पढ़ ही चुके आप, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये नहीं कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू होता। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो भी सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी थी अन्ना चांडी। साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाली पहली जो महिला थी अमृता प्रीतम थी, ये स्वास्थ्य मंत्री भी थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। तो ये आप 12 जो है भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में याद कर लेना। आगे, खट्टे फलों का सेवन बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठीक हो सकता है? क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। क्या? आंवला। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगर आप खट्टे फलों का सेवन बढ़ाओगे तो स्कर्वी रोग आपका क्या हो जाएगा? खत्म। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना सन 1916 में की थी। मदन मोहन मालवीय ने कब की थी? 1916 में। अगले, भारत का सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून पुलकित झील, कालीवली झील, चिल्का झील या वेम्बनाड झील। तो भारत की सबसे तटीय लैगून जो है वो है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सी है? चिल्का झील। आगे देखिएगा, इसमें हम लोगों को कोई क्वेश्चन जरूर होगा। देखिए, अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ये भी आप लोगों के लिए जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चंस के लिए। अमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। अल्टीमीटर से इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को मापने में काम आता है। फेदोमीटर यह समुद्र की गहराई को मापने में काम आता है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां, पलानी हिल्स, येलामाला या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या आ जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों पर साइलेंट वैली स्थित है। यह आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी पर्वत में है। इस चीज को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट, कान्हा हो गया, पेंच हो गया और पन्ना हो गया। कान्हा, पेंच, पन्ना ये तीनों तो हैं ही इंपॉर्टेंट। बाकी माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश के हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इनको याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। आगे, विश्व का सबसे बड़ा मरु स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरु स्थल जो है वो है अंटार्कटिका मरु स्थल। कौन सा है? अंटार्कटिका मरु स्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा गैप क्या है? तो पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा गैप जो है वो है पाल घाट। पाल घाट सबसे चौड़ा गैप है। ये दक्षिण पश्चिमी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में से एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रमुख दर्रा है। यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट।
ठीक है, याद रखोगे। तो कह रहा पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा गैप, तो ये आपका पाल घाट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा सदस्य कार्यकाल के लिए कार्यालय रखते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा जो है एक निचला सदन होता है यह, और राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। लोकसभा लोगों का सदन होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसलिए इसको लोकसभा कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, इसमें रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भूकंप के रिकॉर्डिंग को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा था, भूकंप सूचक यंत्र, ठीक है, भूकंप सूचक यंत्र, आंसर ए हो जाएगा। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो खासी और गारो जनजाति ये मुख्य रूप से मेघालय में रहती हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। आप सभी लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सा एग्जाम आपके टारगेट में है, मुझे एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं, ताकि मैं उस एग्जाम से संबंधित आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करा पाऊं, ठीक है। अगर आप लोग इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग लिख देना कि मैं सीआईएसएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सभी लोगों के लिए चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हर तरीके से आपको इसमें वीडियो मिलेगी, हर तरीके से। जीके में आप लोगों के लिए एकदम ऐसा हो जाएगा कि वाकई में क्विज मास्टर हमारे लिए बहुत सोच रहा है। इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की बहुत सारी पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ। वो पीडीएफ बहुत सारी तैयार हो गई, जैसे हिंदी की पूरी पीडीएफ तैयार हो गई है। तो अगर आप लोग सीआईएसएफ की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें हिंदी आती है, तो वह पीडीएफ पूरी तैयार हो गई है। आपको क्विज मास्टर के नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर ज्वाइन कर लेना। और उसका पासवर्ड है क्विज मास्टर, स्मॉल में एकदम डालना आप, क्विज मास्टर बिना स्पेस दिए हुए, वो खुल जाएगी नीचे। हालांकि पासवर्ड भी डला हुआ है तो आप ओपन कर लेना, ठीक है। खूब मन से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लो, बढ़िया एकदम बेहतर कंटेंट के साथ हम लोग इसमें करेंगे चीजें। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई है जो राणा प्रताप और अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी गई थी? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, राणा प्रताप और अकबर के खिलाफ जो लड़ी गई थी वो हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर के सेना की तरफ से हेमू, यानी अकबर की सेना की तरफ से बैरम खान और यहाँ पर हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू हार गया था। जिसमें हेमू क्या हो गया था? हार गया था। और अकबर यहाँ पर कौन हो गया था? जीत गया था, ठीक है। अब याद रखिएगा 1526 में अकबर के जो पापा थे, पिताजी है ना, जो अब्बा थे ऐसा जभी समझ लो, बाबर का पुत्र था अकबर। 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी, बाबर जीत गया था। और तभी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने किसकी स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बताइए यहाँ पर बाबर ने किसकी स्थापना की थी बेटा? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। सेकंड ये हो गया ये वाला बाबर और, पहले पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच, सेकंड जो है अकबर और हेमू के बीच, और थर्ड युद्ध जो है आपका लड़ा गया था तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है भैया। चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी? तो इनका नाम हो जाएगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो हो जाती है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। क्या थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं।
तो कुंभ मेला आपका जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हरिद्वार में। कहां पर मनाया जाता है? हरिद्वार में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट निम्नलिखित में से किस पर किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है ये पोखरण पे किया गया था और कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को हुआ था और नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। इसको गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ये इसके अलावा इन्होंने गीतांजलि भी लिखा है, गीतांजलि के लेखक हैं। टैगोर की रचनाओं में से दो रचनाएं जिनको दो राष्ट्रों ने अपना राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है, एक अपना भारत हो जाएगा जनगण मन और आपका बांग्लादेश हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला। आगे देखो, किसने लोकतंत्र की को जनता की सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए के रूप में परिभाषित किया है? रुस्किन, प्लेटो या एरिस्टोटल या अब्राहम लिंकन? तो अब्राहम लिंकन जो थे इन्होंने कहा कि जनता की सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए होती है। अब्राहम लिंकन जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के 16वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1861 से 1865 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। और जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो कि 1789 से 1797 तक अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। आगे देखिएगा, सबरीमाला, ये दोबारा उसी का एक्सप्लेनेशन आगे क्षमा चाहूंगा। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है केरला में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? केरला में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है? बहुत आसान है, क्रिकेट में किया जाता है, फुटबॉल में किया जाता है, बैडमिंटन में नहीं किया जाता, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है, मेरी तरफ से तो है नहीं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अब अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। पहले 2 और होते थे एंग्लो इंडियन, अब नहीं है। लोकसभा में 12 सदस्यों को कौन नामित करता है? 12 सदस्यों को कौन चुनता है? तो लोकसभा में साहित्य में नोबेल साहित्य में या उनकी जो है क्षेत्र में विशिष्ट काम के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जा सकता है। लोकसभा की अगर बात करें तो अनुच्छेद 80 में लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 80 में देखो भाई, आप लोगों को बता दूं संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, तो संसद हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, और क्या हो गया आपका? राज्यसभा। तो आप सभी लोगों को देखो, संसद अनुच्छेद 79 में, लोकसभा में अनुच्छेद 80 में और राज्यसभा अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। तो इसको याद कर सकते हो, स, र और ला। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। एक मिनट, राज्यसभा इधर हो जाएगा ट्रिक के हिसाब से, लोकसभा इधर हो जाएगा, लोकसभा इधर हो जाएगा। तो संसद अनुच्छेद 79 में, रा में राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और 81 में लोकसभा हो जाएगा। अनुच्छेद 81 लिख लो यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से। देखो, क्षमा चाहूंगा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए भैया, एक ट्रिक आप लोग लिख लो, स, र, ला। इसके आधार पर अनुच्छेद 79 हो जाएगा, अनुच्छेद 80 हो जाएगा। ये आसपास है इसलिए कभी कभार हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ट्रिक लगाओ। ट्रिक में आप देखो, अनुच्छेद 79 में क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 79 में आपका संसद हो गया, 80 में आपका राज्यसभा और 81 में आपका लोकसभा हो जाएगा। और लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। पहले इसमें भी 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब इसमें भी नहीं होते। इसमें भी 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जा सकते हैं राज्यसभा में। भारत में पहली टॉकी फिल्म कौन थी? टॉकी फिल्म थी आलम आरा। भारत में पहली टॉकी फिल्म कौन थी? भारत में पहली टॉकी फिल्म जो थी वो थी आलम आरा। सुब्रतो कप किस खेल के लिए दिया जाता है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? तो सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। किसके लिए? फुटबॉल के लिए। सार्क का स्थायी मुख्यालय कहां पर है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना जब 1985 में की गई तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाला। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें सदस्य देश 8 हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? आपका एक मालदीव है, मालदीव के बाद आपका एक देश श्रीलंका है, 2 हो गए। फिर आपका भारत है, 3 हो गए।
फिर आपका पाकिस्तान है, 4 हो गए। 5वां आपका अफगानिस्तान है, 5 हो गए। 6वां आपका नेपाल है, 7वां आपका भूटान है और 8वां आपका यहाँ पर अफगानिस्तान है। 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान। 8 देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है। तो आप सभी लोग जानते हो 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय भारत में कितने? 25 उच्च न्यायालय। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो न्यायपालिका है असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सभी है, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर है? तो आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर है। अगला, इंडियन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, शोलापुर महाराष्ट्र और वारंगल। तो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला, एक कीबोर्ड इस तरह का उपकरण है। एक कीबोर्ड क्या है? काली इनपुट, उत्पादन या शब्द संसाधन। तो एक कीबोर्ड जो है यह एक इनपुट है। इनपुट जो है किसी भी चीज को देने का काम करता है, आउटपुट लेने का काम करता है। ठीक है, तो इनपुट है, ये संदेश भेजता है, आउटपुट देता है। ठीक है, किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। 1901 में। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, भारत का प्रथम नागरिक, और सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है और भारत का प्रथम नागरिक। CISF नियमों के तहत क्षुद्र दंड दिया जा सकता है। हेड कांस्टेबल को, समर्थक को, कांस्टेबल को, तो इन तीनों को दिया जा सकता है। CISF नियमों के तहत क्षुद्र दंड जो है इन तीनों को दिया जा सकता है। आगे देखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF कब स्थापना इसकी की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि CISF का पेपर, इसलिए यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप सभी लोग लाइक कर लो वीडियो को, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो जरूर करें, और अभी तक जिन प्यारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वह सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस तरीके के और भी बहुत शानदार वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, टॉपिक वाइज देने वाला हूँ, टॉपिक वाइज, है ना। जैसे कि भारत के प्रमुख दर्रे हो गए, बांध हो गए, नदियां हो गई, भारत की प्रमुख नदियां हो गई, या जो भी चीजें आपके यहाँ पर होंगी, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पर आपको बनेंगी। ठीक है, अगला, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? जिब्राल्टर। लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। लिख के ले लें, 100% ये पेपर आपके क्वेश्चन मतलब आपके में एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए बताना था। आप सभी लोग इसमें लगभग हमारे जो क्वेश्चन थे 45 से 47 क्वेश्चन करीब में थे, मेरे को जहां तक याद आ रहा है 47 के करीब में क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग इसको क्या कर लीजिएगा, वीडियो को आप सभी प्यारे बच्चे जरूर लाइक कर लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन थे। तो अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, टोटल 56 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? टोटल 56 क्वेश्चन थे। अब अगर हम लोग ऊपर चले आए सबसे ऊपर, तो एक स्लाइड तो ये हो गई, तो 56 नहीं टोटल 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखो कुछ जैसे 1 2 3, तो 3 क्वेश्चन ये, तो हाँ 50 क्वेश्चन, लगभग 52-53 क्वेश्चन, क्योंकि एक स्लाइड तो आपकी ये वाली हो गई, एक स्लाइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इनमें तो क्वेश्चन लिखे नहीं थे और इसमें नहीं लिखा था, तो ये हो गए 4, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है आपका 56। तो 56 में से 4 हटा तो 52 क्वेश्चन टोटल थे। हमने इतनी जल्दी कर रहे हैं, बढ़िया से आप सभी लोगों का रिवीजन हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है, रिवीजन हुआ है, तो एक बार लाइक कर दो। एक बार अपने उन सभी साथियों को शेयर कर दो जो लोग का समय कम है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, उनको लगता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को ऑन कर सकते हैं, आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, सुन के भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी प्यारे बच्चे जरूर कर लो। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें अगला वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। देखो, एक वीडियो को शेयर करोगे ना तो आप कितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी। ठीक है, तो कर भला हो भला, वो वाला सीन है। तो आप सभी लोगों का जो सपना है, जिद है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो वो जिद आप लोगों की मैं पूरी करूंगा। आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, खूब मन से पढ़ाई करो। आपको मैं इसमें टॉपिक वाइज वीडियो देने वाला हूं। आपको मैंने PDF बता दी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर क्विज मास्टर टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
बाकी मैं आप सभी लोगों को इसमें बहुत अच्छी अच्छी शानदार पीडीएफ देने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज प्रीवियस ईयर पेपर 1 हुआ है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो होंगे, जैसे महत्वपूर्ण युद्ध हो गए, है ना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 1857 की क्रांति, प्रमुख दर्रे, बांध, नदियां, है ना, या फिर स्टैटिक जीके में भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में लंबा, विश्व में लंबा, भारत की नदियां, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें, घाटियां, मरुस्थल, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत कम समय लगेगा। फिर इसके लिए लेकिन आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये इतनी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से रहेगा। आप लोगों को कोई इस पर कोर्स कुछ नहीं मिलेगा, इस चैनल के ऊपर एकदम फ्री क्लासेस रहेंगी, ना कोर्स ना कुछ, फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट। आप उसके बदले में मुझे, आपको क्या चाहिए, उसके बदले में मुझे आपकी एक प्यारी सी स्माइल वाला कमेंट चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, थैंक यू लिखना है आपको लोगों को, ऐसे ही एकदम, ये देखो स्माइल वाली कमेंट है ना, ताकि मेरे चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार साथियों। जाते जाते एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।